नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल चल रहा है और आदिकाल में रासो साहित्य हम लोग पढ़ रहे हैं और रासो साहित्य में क्लास संख्या 38 है आज। ठीक है साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो मैंने टेस्ट सीरीज लगाई है उस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करना, चाहे वो हिंदी साहित्य की हो, चाहे रचनाओं की टेस्ट सीरीज हो, या पीजीटी हिंदी साहित्य की हो, टीजीटी हिंदी साहित्य की हो, एलटी ग्रेड हिंदी साहित्य की हो, जिसकी भी टेस्ट सीरीज है आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप 9929261623 पर। ठीक है साथियों, देखते हैं आज की क्लास 38 नंबर की क्लास है और इसमें आज हमारा जो पहला टॉपिक है पृथ्वीराज रासो के संबंध में आलोचकों के जो मत हैं या आलोचकों के जो कथन है उसको देखने वाले हैं। तो लिख टॉपिक डालिए यहां पर, पृथ्वीराज रासो के संबंध में, पृथ्वीराज रासो के संबंध में आलोचकों के कथन, आलोचकों के कथन। आप कहते हो ना कथन कहां से आते हैं सर, समझ में नहीं आता, कथन पता नहीं कहां से आ गया। साथियों, मैंने एक भी कथन जो है ना वो नहीं छोड़ रहा हूं मैं, चाहे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, चाहे बच्चन सिंह हो, चाहे विश्व प्रसाद मिश्र हो, चाहे कोई भी हो, किसी का भी कथन हो और वो कहीं भी बोला है ना उसने, मैंने छोड़ा ही नहीं है। अब आप सोच लीजिए, जब कहीं से हम कथन छोड़ ही नहीं रहे तो फिर कैसे बाहर जाएगा? कहीं से बाहर जाने वाला नहीं है। बस विश्वास कीजिए आप मेरा, मैं आपको बता रहा हूं, अगर विश्वास नहीं है ना तो मत पढ़िए यहां से, क्योंकि मैं बिलीव करता हूं ज्यादा मैटर देने में, अच्छा मैटर देने में, बस मेरा विश्वास ये है। तो चलिए देखते हैं आज यहां पर कथन। सबसे पहला जो कथन है साथियों, सबसे पहला कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ये क्या कहते हैं? चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई हिंदी के, हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। इन्होंने कहा है कि जो चंद्रबरदाई है वो हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। महाकाव्य महाकाव्य माना जाता है। साथियों, बहुत, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है बहुत सी बार, ये कथन आया भी हुआ है कि ये किसने कहा, ये किसका मत है? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। साथियों, किसका मत है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये किसका मत है? यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है। अनेक बार पूछा गया कथन है। इसके बाद में यहां पर देखते हैं दूसरे नंबर पर, और दूसरा जो कथन है वो है बाबू श्याम सुंदर दास का कथन है। तो इसमें बता दीजिए, इनको लिख लीजिए। चलो पहले मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के एक साथ ही लिखवा देता हूं, आपको बाद में लिखवा देंगे। बाबू श्याम सुंदर दास लिखो, पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ही लिख लीजिए पहले। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। इतिहास नहीं है, ये क्या है? काव्य ग्रंथ है। मूल बात यह है। फिर इन्होंने कहा कि जयानक का पृथ्वीराज विजय, जयानक का पृथ्वीराज विजय। अब जयानक ने देखो पृथ्वीराज विजय लिखा था संस्कृत में, जयानक का जो पृथ्वीराज विजय भी काव्य ग्रंथ ही है। पृथ्वीराज विजय भी काव्य ग्रंथ ही है। इन्होंने कहा कि जयानक का जो पृथ्वीराज रासो इतिहास नहीं है साहब, ये पहले बात तो ये कहते हैं। ये भी कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है, लेकिन इन्होंने कहा पृथ्वीराज रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। फिर आगे उन्होंने कहा कि जयानक ने जो लिखा है, यानी कि जयानक ने जो पृथ्वीराज विजय लिखा है, ये भी एक काव्य ग्रंथ है, ये भी इतिहास नहीं है। तो ये दोनों बातें मतलब सिमिलर सी लग रही है। ठीक है, फिर आगे फिर ये क्या कहते हैं, फिर क्यों, फिर क्यों उसमें, फिर क्यों उसमें घटनाएं और नाम ठीक ठाक है। फिर क्यों उसमें घटनाएं, घटनाएं और नाम ठीक ठाक हैं। फिर क्यों उसमें घटनाएं और नाम जो है वो सब ठीक ठाक हैं, ऐसा कहते हैं। ये पृथ्वीराज विजय के बारे में फिर इन्होंने लास्ट में ये बात कह दी, क्यों फिर उसमें घटनाएं और नाम ठीक ठाक हैं भाई, ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। फिर उन्होंने कह दिया कि पृथ्वीराज रासो जो है वास्तव में क्या है? जाली ग्रंथ है। हाँ, लिखो, यह पूरा ग्रंथ वास्तव में
जाली हैं। फिर लास्ट में ये कह देते हैं वो, तो ये किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आचार्य शुक्ल। अब शुक्ल एक तरह से रूढ़ हो चुका है, शुक्ल रूढ़ हो गया, इसका मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए ही है। तो ये दो कथन जो है पृथ्वीराज रासो के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। पहला कथन क्या कहते हैं? चंद्रबरदा हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो ये प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका काव्य जो है प्रथम महाकाव्य माना जाता है। दूसरा कहते हैं पृथ्वीराज रासो इतिहास नहीं काव्य ग्रंथ है। फिर इन्होंने तर्क दिया कि जयानक का पृथ्वीराज विजय भी जो है काव्य ग्रंथ ही तो है, फिर क्यों उसमें घटनाएं और ठीक ठाक नाम मिलते हैं? इसका मतलब यह है कि पृथ्वीराज रासो एक जाली ग्रंथ है। फिर लास्ट में ये बात ये कह देते हैं, है ना? तो जाली ग्रंथ कहने वाला भी मामला यही है। अब समझ में आ गया होगा मैटर, जाली ग्रंथ कहां से, जाली ग्रंथ वाली जो बात है वो कहां से ली गई है? वो इस कथन में से ली गई है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर आ जाते हैं, तीसरा कथन। अब तीसरा कथन है पृथ्वीराज रासो प्राचीन काल की साहित्य की पिंगल भाषा का ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो प्राचीन काल की पिंगल भाषा प्राचीन काल की साहित्य की पिंगल भाषा का ग्रंथ है। ऐसे लिखो, साहित्य की पिंगल भाषा का ग्रंथ है। प्राचीन काल की साहित्य की पिंगल भाषा का ग्रंथ है। अब यह कथन किसका है? बाबू श्याम सुंदर दास का कथन है। ये किसका कथन है? बाबू श्याम सुंदर दास। तो यहां लिख लीजिए श्याम सुंदर दास, ये बाबू श्याम सुंदर दास का कथन है। इसके बाद में यह चौथे नंबर पर आ जाता है पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। तो ये बात किसने कही? और ये बात कहने वाले भी महान ही रहे हैं, डॉक्टर बच्चन सिंह। किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह। ये बात किसने कही साहब? डॉक्टर बच्चन सिंह ने ये बात कही है। तो जबरदस्त बात है, पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है और ये कहने वाले हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। अगला कथन आता है, और अगला कथन किसका है? पांचवें नंबर पर पृथ्वीराज रासो राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है, ये कहने वाले भी डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। देखो, राजनीतिक महाकाव्य है ये भी डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा, और राजनीतिक महाकाव्यात्मक त्रासदी है ये भी डॉक्टर बच्चन सिंह ने ही कहा है। तो लिख लीजिए पृथ्वीराज रासो राजनीति का महाकाव्यात्मक त्रासदी है। राजनीति का महाकाव्यात्मक त्रासदी है। तो ये कहने वाले भी कौन है? ये कहने वाले भी डॉक्टर बच्चन सिंह जी है। डॉक्टर बच्चन सिंह, ये कहने वाले भी डॉक्टर बच्चन सिंह जी है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे बात करते हैं अब हम यहां पर छठे नंबर वाले इस पर। तो छठा नंबर देखिए, ये कथन तो देखो सारे आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बाबू श्याम सुंदर दास का, डॉक्टर बच्चन सिंह। जो इंपॉर्टेंट है वही लिखा रहा हूं मैं, सारे तो मैं भी नहीं लिखा रहा। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट ही है, इनको तो ध्यान रखना ही रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखो, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर भूल जाते हैं, बार बार जब पढ़ते हैं उस समय याद रह जाता है, फिर भूल जाते हैं। देखो, इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई निचोड़ नहीं है, बस बार बार पढ़िए, बस यही है इसका मेन मोटिव, यही इसका मूल मंत्र है। बार बार पढ़िए, बार बार रिविजन कीजिए, बार बार रिविजन कीजिए, ऑटोमेटिक आपके माइंड में पिक्चर सेट हो जाएगी और ऑटोमेटिक आप क्लियर हो जाओगी। ठीक है ना? निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, कोई घबराने की बात नहीं है, बस विश्वास रखिए अपनी मेहनत पर और कंटिन्यू मेहनत कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, क्योंकि लगातार चलने वाला ही जीतता है दौड़ को, रुकने वाला नहीं। आपको पता है कि रुका हुआ पानी तो वो भी सड़ जाता है यार, तो वो वाली चीज है, इसलिए लगातार चलाइए, लगातार पढ़ते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए। देखो, छठे नंबर पर है पृथ्वीराज रासो की रचना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था ना, सुख सुखी संवाद पृथ्वीराज रासो के लिए, तो वही कथन है, यहां से लिया गया है वो सारी बात। तो लिखो पृथ्वीराज रासो की रचना, पृथ्वीराज रासो की रचना, पृथ्वीराज रासो की रचना जो है सुख सुखी संवाद के रूप में हुई थी। सुख सुखी संवाद
के रूप में हुई थी, सुख सुखी संवाद के रूप में हुई थी। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती है, जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती है, जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती है, उन्हें प्रक्षिप्त माना जाता है। उन्हें प्रक्षिप्त माना जाता है। उन्हें क्या माना जाता है साथियों? देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? पृथ्वी रासो की रचना सुख सुख के संवाद के रूप में हुई थी। तो सुख सुख के संवाद के रूप में होना ये किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो यहां से ली गई वो बात, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि रूप में हुई थी जिन सर्गों में, अब इसमें 69 सर्ग थे ना पृथ्वी, लेकिन जिन सर्गों में ये शैली सुख सुख के संवाद वाली शैली नहीं मिलती है, उन्हें हम लोग जो है ना प्रक्षिप्त मानते हैं, उन्हें हम लोग अलग मानते हैं, ठीक है। इन्होंने ये बात कही, जिन सर्गों में ये नहीं मिलता उन्हें हम प्रक्षिप्त माना जाना चाहिए या मानते हैं, माना जाना चाहिए, ऐसे लिख लो यहाँ पर। उन्हें क्या माना जाना चाहिए? प्रक्षिप्त माना जाना चाहिए। लिखो, माना जाना चाहिए। फिर ये बात कह देते हैं, माना जाना चाहिए। फिर इन्होंने आगे कहा, इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं। इससे वे अंश ही प्रक्षिप्त सिद्ध होते हैं, फिर ये बात कहते हैं, जिनमें इतिहास विरुद्ध क्या है? तथ्य है। जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं, जिनमें इतिहास विरुद्ध तथ्य हैं, जिनमें इतिहास विरुद्ध क्या है? तथ्य हैं। और ये कहने वाले कौन हैं? ये कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बात कही है। तो ये कथन थोड़े से आप ध्यान रख लीजिएगा, अच्छे कथन है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ ही जाता है कभी न कभी, ठीक है। अगला कथन यहां पर आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वें नंबर का कथन है। यह भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, याद रखना। युद्धों के प्रसंगों में पृथ्वी रासों की भाषा, थोड़ा बड़ा है ये, है ना। युद्धों के प्रसंगों में पृथ्वीराज रासों की भाषा, युद्धों के प्रसंग में पृथ्वीराज रासों की भाषा डिंगल का रूप धारण करती है, डिंगल का रूप धारण करती हैं, डिंगल का रूप धारण करती हैं, किंतु विवाह और प्रेम इत्यादि करती हैं, किंतु विवाह और प्रेम इत्यादि में सुकुमार प्रसंगों में ये प्रधान रूप से पिंगल ही बनी रहती हैं। यह प्रधान रूप से पिंगल ही बनी रहती हैं। ये प्रधान रूप से क्या बनी रहती हैं? पिंगल ही बनी रहती हैं। थोड़ा सा बड़ा कथन है, लेकिन याद रखना भाई इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है ये पिंगल। इसने कहा कि जो भाषा है, अगर वो जैसे युद्ध वाला प्रसंग आ रहा है तो वहां डिंगल में ही उसको ज्यादातर इसमें लिखा गया है, लेकिन अगर विवाह है, प्रेम है, सुकुमार प्रसंग है, तो ये वहां पर पिंगल हो जाती है, ऐसा इनका मानना है। तो पिंगल ही बनी रहती है, ये कहते हैं। वस्तुतः मूल पृथ्वीरासो सौर सेनी अपभ्रंश, वस्तुतः मूल पृथ्वीराज रासो सौर सेनी अपभ्रंश में लिखा गया था, सौर सेनी अपभ्रंश में लिखा गया था। देखो, ये जो बातें हैं ना, ये तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने अनुसार बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मूल तो सौर सेनी अपभ्रंश में लिखा था, इसमें विवाह और इसमें युद्ध का वर्णन इनमें अलग अलग भाषाओं में मिलता है। अगर युद्ध के प्रसंग की बात करें तो डिंगल में मिलता है, विवाह और प्रेम की बात करें तो सुकुमार प्रसंगों की बात करें तो वो पिंगल में मिलता है। और फिर ये तो कहते हैं कि मूल पृथ्वीरासो तो अपभ्रंश में लिखा गया, सौर सेनी अपभ्रंश में लिखा है।
तो कुछ बातें जो है ना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने मन से कहा। उन्होंने तो पृथ्वी रासो को सुख सुख के संवाद के रूप में लिखा हुआ बता दिया। किसने? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो ये अलग अलग बातें हैं जो आपको अलग अलग कथनों में मिलती है, और ये इन्हीं के कथन से ही ली गई है सारी चीजें। इस बात का ध्यान रखना है। तो सोर्स यानी अपभ्रंश में लिखा गया था, ये बात ये कहते हैं। फिर आगे कहते हैं जो परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न, परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न और कुछ आगे बढ़ी हुई थी, और कुछ आगे बढ़ी हुई थी, और ये कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये बात भी किसने कही? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बात कही। तो थोड़ा सा बड़ा है कथन, लेकिन इंपोर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, इन सभी के कथन बहुत इंपोर्टेंस रखते हैं, और आप लोगों को इनके कथन जरूर ध्यान रखने चाहिए। इस 7 हो गए ना। 8वां कथन भी इंपोर्टेंट है भाई, लिख लीजिए 8वां कथन। 8वां कथन क्या कहता है? 8वां कथन कहता है पृथ्वीराज रासो की भाषा वास्तव में अपभ्रंश ही है। पृथ्वीराज रासो की भाषा वास्तव में अपभ्रंश ही है। अब ये बात किसने कही? मुनि जिन विजय ने ये बात कही। ये कथन किसका है? ये कथन है मुनि जिन विजय का, याद रखना, मुनि जिन विजय। देखो, अब मुनि जिन विजय भी ये कहते हैं कि वास्तव में तो अपभ्रंश ही है। अब ये इनका मानना है भाई, उसका तो अपन क्या कर सकते हैं? जो राइटर है, जो ग्रंथकार है, जो रचनाकार है, वो जो बोल देगा वो तो पढ़ना ही है ना हमें। अब ये आ गया पृथ्वी रासो की भाषा वास्तव में अपभ्रंश ही है, ऐसा मानने वाले कौन है? मुनि जिन विजय। किसको छोड़ सकते हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास में किसी को छोड़ना ही पाप है, ये सोच लो आप लोग। कहीं ना कहीं से उठा के दे दिया ना उसने, तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर समस्या है फिर। ठीक है, 9वें नंबर पर देखो, यहाँ पर 9वें नंबर पर आता है अब अगला कथन है, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो, और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ही क्या है? बेठिकाने हैं, ऐसा मानते हैं यहाँ पर। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है, थोड़ा इंपोर्टेंट भी है, इसका ध्यान रखना। बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है, अब ये मानने वाले भी कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कथन भी किसका है? आचार्य। उन्हें भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो भी वो निराश होना ही पड़ता है। मतलब मेरे को तो पसंद नहीं आया, जारी बोल दिया उन्होंने, तो ये बेकार कथन है यार, मैं तो नहीं समझता इसको। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल ही बेठिकाने है, मतलब सही ठिकाने पे नहीं है। चाहे जब कहा जो भी बोल रहा जा रहा है, इसमें व्याकरण आदि का तो कोई व्यवस्था उसमें की गई है ही नहीं। तो इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो मतलब परेशान से नजर आए इसके लिए, उन्होंने सही बात इसमें बोली ही नहीं है। ठीक है, अब इसमें ये कथन तो पूरे हो गए। आलोचकों के जितने भी कथन थे, जिन्होंने भी इसके लिए आलोचना करी है पृथ्वी रासो से संबंधित, वो सारे कथन मैंने सारे लिखा दिए आप लोगों को। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये तो लिख ही लेना हम लोग। अगली बात आती है यहाँ पर, सबसे इंपोर्टेंट है। अब एक साथ लिख लो सारे के सारे जितने भी है, रासो ग्रंथ एवं उनके रचनाकार, एक ही साथ लिख लो, है ना, ताकि सही रहेगा। रासो ग्रंथ एवं उनके रचनाकार, रासो ग्रंथ एवं उनके रचनाकार, ये चीज सबसे इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहां से एक साथ ही आपको याद भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। तो इसका तो आप सबको पता है कौन है इसके राइटर? चंद्र बरदाई है, चंद बरदाई। ठीक है, दूसरा लिखे बीसल देव रासो,
बीसल देव रासो। अब बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपति नालह। कौन है? नरपति नालह है। तीसरा लिखिए परमार रासो। परमार रासो। और इसके रचनाकार कौन है? सबको पता है, जगनिक है इसके रचनाकार। कौन है? जगनिक। जगनिक। ठीक है। इसके बाद में चौथे नंबर पर लिखिए, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो याद रखना है ना। ये एक ही जगह में इसलिए लिखा रहा हूं कि आपको जब पढ़ोगे ना तो रिवाइज के तौर पे ये याद हो जाएंगे कि, और इनमें से पूछ लिया जाता है, पर हर बार क्वेश्चन आता है इनका, तो किसी न किसी को पूछ लिया जाएगा, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि ये किसकी रचना है, ये किसका ग्रंथ है, इस तरह से, इसका रचनाकार कौन है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो एक ही साथ लिखा रहा हूं मैं, है ना। हमीर रासो लिखिए, हमीर रासो। हमीर रासो ग्रंथ के रचनाकार सारंगधर है। सारंगधर। सारंगधर। ठीक है। और पांचवें नंबर पर लिखिए खुमान रासो। खुमान रासो। दलपति विजय। कौन है? दलपति विजय। खुमान रासो के रचनाकार दलपति विजय है। छठे नंबर पर लिखिए विजयपाल रासो। विजयपाल रासो। ठीक है। विजयपाल रासो के रचनाकार जो है नल सिंह है। नल सिंह। नल सिंह भाट। ठीक है। विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? नल सिंह भाट है साहब। इसके बाद में सातवें नंबर पर लिखिए यहां पर बुद्धि रासो। बुद्धि रासो। बुद्धि रासो के जो रचनाकार है वो जल्लण है। क्या नाम है? जल्लण। ठीक है, चंद्रप्रदाय के पुत्र। आठवें नंबर पर लिख लीजिए कायम खां। कायम खां रासो। कायम खां रासो। और इसका है नयामत। नयामत खां और जान कवि। नयामत खां और जान कवि, ये लिखा है साहब। कायम खां जो रासो है वो नयामत खां और जान कवि ने लिखा है। 9वें नंबर पर लिख लीजिए कलियुग। कलियुग रासो। ठीक है। और यह है रसिक गोविंद। रसिक गोविंद। ठीक है। 10वें नंबर पर लिखा है राम रासो। और यह है श्याम समय। समय सुंदर। किसने लिखा है? समय सुंदर ने। और 11 नंबर का जो रासो है वो लिखने वाले कौन है? राणा रासो। राणा रासो। और राणा रासो किसने लिखा है? दयाल कवि ने लिखा है। किसने लिखा है? दयाल कवि ने। देखो याद तो करने पड़ेंगे ना यार। ठीक है। 12 नंबर पर लिखिए आप रतन रासो। रतन रासो। और ये किसने लिखा है? कुंभकर्ण ने। कुंभकर्ण। ठीक है। और इसके बाद में 13 नंबर पर लिखिए कुमारपाल रासो। और ये किसने लिखा है? देवप्रभ सूरी ने लिखा है। किसने लिखा है? देवप्रभ सूरी ने। तो ये सारे रासो एक साथ लिखवा दिए मैंने। अब आपको याद करने में परेशानी नहीं आएगी, तो एक बार इनको रिवाइज भी कर लेते हैं क्योंकि ये तो इंपॉर्टेंट है ही सही। देखो लिखिए रासो ग्रंथ एवं उनके रचनाकार है। पृथ्वी रासो कौन है? चंद्रप्रदा इसका। बिसल देव रासो का नरपति नाल। परमार रासो का जगनिक। हमीर रासो का सारंगधर। कुमान रासो को दलपति विजय। इनके बारे में मैंने सब लिखा दिया आपको। जितने भी इंपॉर्टेंट रासो थे ना उन सब के बारे में सब लिखा चुका हूं पहले। यहाँ तो केवल हम रासो ग्रंथ और उनके रचनाकार लिख रहे हैं बस, वो भी एक साथ इसलिए ताकि याद हो जाए, और कुछ भी दोहराए नहीं। हमीर रासो का सारंगधर। खुमान रासो का दलपत विजय। विजयपाल रासो का नरसिंह भाट। बुद्धि रासो का जल्लण है। कायम खां रासो का नयामत खां या जान कवि है। कलयुग रासो का रसिक गोविंद है। राम रासो का समय सुंदर। राणा रासो का दयाल कवि। रतन रासो का कुंभकर्ण। कुमारपाल रासो का देवप्रभ सूरी। तो ये सारे के सारे रासो ग्रंथ मैंने आपको एक साथ लिखा दिए। तो साथियों आज हमारा जो है रासो साहित्य अब क्या होता है? खत्म होता है। रासो साहित्य हमने देखो सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पर सिद्ध साहित्य, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा नाथ साहित्य, और उसके बाद हमने पढ़ा है रासो साहित्य। अब आएगा हमारा यहाँ पर अपभ्रंश साहित्य जिसको हम कहते हैं। ठीक है ना। तो अगला जो साहित्य है वो है सॉरी अपभ्रंश साहित्य, तो जैन या राज साहित्य नहीं पढ़ा ना शायद हमने। हाँ, अपभ्रंश बाद में देखेंगे। जैन या राज साहित्य देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने सिद्ध साहित्य पढ़ा और फिर रासो साहित्य पढ़ा। रासो साहित्य पढ़ा है ना उसके बाद में। तो हाँ, अब देखेंगे जैन या राज साहित्य। तीसरे नंबर पर रासो साहित्य नहीं पढ़ा हमने, दूसरे नंबर पर पढ़ा है रासो साहित्य। देखते हैं अभी कौन सा आता है, उसके बाद में बता दूंगा मैं आप लोगों को ना। जैन और राज साहित्य ही आएगा वैसे तो। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हाँ, अपभ्रंश साहित्य भी शायद हमने पढ़ लिया है ना, और रासो साहित्य भी हमने पढ़ लिया है। अब तो जैन और राज साहित्य ही पढ़ेंगे। थैंक यू, याद आ गया मुझे। धन्यवाद।